छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा का चुनाव एक सामान्य परिस्थिति में हुआ चुनाव। तो मतदान का प्रतिशत इस बार आज बात का आपको संकेत नहीं दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिणाम क्या होने जा रहे हैं। इसमें जो चुनाव के आखिरी प्रचार के आखिरी दिन जो रैलियां निकाली, जिसमें महिलाओं की भीड़ भारी संख्या में, जिसका नज़ारा आपने रायगढ़ में भी देखा होगा, उस माध्यम से भी कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया। इन 3 सीटों को हम तगड़े मुकाबले में गिन सकते हैं। बाकी सीटें 8 सीटें रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस की जीतने की संभावना है और 2 सीटें। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं। मतपेटियों में प्रत्याशियों के भाग्य बंद हैं। 3 तारीख को मतगणना होना है। मतलब चुनाव परिणाम के आने से पहले ये विश्लेषण जरूरी भी है। क्या माहौल रहा, वोट किस तरफ पड़ा, या माहौल किसका ज़्यादा रहा, क्यों ज़्यादा रहा, किस पार्टी ने अच्छे से चुनाव लड़ा, लोगों का रुझान किस पार्टी की ओर ज़्यादा दिखाई पड़ा। ये सब चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, डाटाबेस के साथ, मतदान प्रतिशत के साथ। ये जो कई कयास वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लगाए जाते हैं, उन सब चीज़ों का विश्लेषण करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। पिछले कई एपिसोड में हमने दिखाया भी उन्हें, उनसे बात करवाई है आपकी, अनिल पांडे जी। तो उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधा उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका लबो-लुआब क्या है। छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा का चुनाव एक सामान्य परिस्थिति में हुआ चुनाव है। अगर वोटिंग परसेंटेज की जो बात आप कर रहे हैं, तो आधा पौन % का अंतर को कोई विशेष नहीं कहा जाता। 2018 में भी 76.34% पोलिंग हुई थी और 2023 में भी लगभग उसी के आसपास पोलिंग हुई है। 78.0। एक मिनट, मैं ये पूरा 90 सीटों का बता रहा हूँ, जिसका औसत आ रहा है 76.31 के आसपास। ठीक है, आप जो बता रहे हो 78%, जो प्रथम चरण में 20 सीटों की जो पोलिंग हुई थी, वो उसमें 78% मतदान हुआ था, जो 2018 के मुकाबले लगभग 1.5% अधिक था। दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मतदान हुआ, जो लगभग 75% के आसपास हुआ। ये पिछले चुनाव की तुलना में 1.5% कम है। टोटल अगर अपन दोनों का औसत लगाते हैं तो 76.31% मतदान आता है। तो मतदान का प्रतिशत इस बार आज बात का आपको संकेत नहीं दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिणाम क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग हुई है, वोटिंग का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, कम से कम वोटिंग परसेंटेज के दृष्टिकोण से वो 2018 के समान दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर मतदान किस मुद्दे पे हुआ होगा, मतदाताओं ने क्या सोच के मतदान किया होगा। अगर चुनाव पहले की स्थितियों की बात करें तो हर जगह से रिपोर्टों में यही आया था कि भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और 2 दर्जन से अधिक विधायकों के खिलाफ उनके परफॉर्मेंस को लेके एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट आ रही थी। तो ऐसे विधायकों की टिकट कांग्रेस ने काट दी थी और वहाँ पे नए उम्मीदवार दिए थे। तो उस चीज़ को, एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस ने दूर किया था। तो फिर मुद्दा क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ में? तो कांग्रेस चुनाव से पहले ही ताबड़तोड़ घोषणाएं करती जा रही थी, जैसे किसानों की कर्ज माफी का हो, धान खरीदी का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला हो, फ्री इलाज का मामला हो, फ्री शिक्षा का मामला हो। इस तरीके से जन कल्याणकारी घोषणाएं करती जा रही थी। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी ही घोषणाएं की। उसने भी धान का रेट 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने की बात कही। महतारी योजना उसने लॉन्च की,
महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बाद में जाके 15,000 रुपया गृहलक्ष्मी योजना के नाम से लॉन्च किया। तो मतदाताओं के सामने अगर अपन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की तुलनात्मक करें तो मतदाता जरूर इस बात की तुलना करेगा कि किसका घोषणा पत्र भारी है। तो कांग्रेस का जहां तक कर्ज माफी का जो सवाल है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। गैस सिलेंडर की अगर अपन बात करें, महतारी योजना में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही सालाना रकम देने की बात की थी, कांग्रेस ने तो सबको देने की बात कर दी। तो कांग्रेस का वजन यहाँ पर भी बढ़ गया। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की योजनाएं जो लेट में घोषित हुई, दिवाली के दिन घोषित हुई गृहलक्ष्मी योजना, वो मतदाताओं तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो आज का दौर ऐसा है कि कोई भी बात फैलती है सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, विभिन्न और मंचों के माध्यम से तत्काल मतदाताओं तक पहुंच जाती है और कांग्रेस इस बात को पहुंचाने में सफल रही है। कांग्रेस ने इसमें एक अच्छा काम किया भी है। उसने जो चुनाव के आखिरी प्रचार के आखिरी दिन जो रैलियां निकाली जिसमें महिलाओं की भीड़ भारी संख्या थी, जिसका नज़ारा आपने रायगढ़ में भी देखा होगा, उस माध्यम से भी कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया। और कांग्रेस बाकी जो कर्ज माफी की है या धान खरीदी की है या फ्री शिक्षा की है, इसको तो पहले ही से प्रचार कर रही थी, वो तो सब मतदाताओं तक पहुंच ही गया था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बात आप कर रहे हो कि छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर सकती है, तो अब वो दौर गया। लोग नीर-छीर करते हैं, मुद्दों में कितना दम है इसका परीक्षण करते हैं। ये मत सोचिए आप कि शहरी मतदाता ही या शिक्षित मतदाता ही ज़्यादा करता होगा और ग्रामीण का मतदाता कम करता होगा, तो बिल्कुल नहीं है। जब जब आपके चुनाव परिणाम आते हैं तो आपको जो ट्रेंड दिखाई देता है वो एक जैसा दिखाई देता है। मतदाताओं की जागरूकता आप देखिए, अगर अपन रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्रों में 90% तक मतदान पहुंच गया और रायगढ़ शहर में 68% के आसपास मतदान हुआ। तो कहाँ का मतदाता लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से आपको जागरूक दिखाई देता है? ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता दिखाई देता है कि शहरी क्षेत्र का दिखाई देता है? तो मतदान का प्रतिशत बता रहा है। तो योजनाएं दोनों पार्टी पहुंचाई हैं। कांग्रेस इस बार सत्ता में है, उसके पास संसाधन भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए वो अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल रही है। जो 22 विधायक हैं जिनकी टिकटें काटी गई, वहाँ पे चलो ठीक है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका टिकट काट दिया गया। तो उनके टिकट काटने का भी तो कुछ डिमेरिट्स होंगे, उसका भी तो कुछ दुष्प्रभाव पड़ा होगा। देखिए, अगर मैं इसको भाजपा के उदाहरण से समझाऊं तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सारी टिकट काट दी थी, क्या असर पड़ा? कोई असर पड़ा उसका? वही स्थिति कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है और सभी 90 सीटों पे भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रत्याशी यहाँ की स्थिति में प्रत्याशी का योगदान थोड़ा सा कम हो जाता है कि कोई कुछ करेगा। जो भी वोट मिलना है प्रत्याशी का अगर काम अच्छा होगा तो वो सोने पे सुहागा होगा, नहीं तो चुनाव तो भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। मतलब जैसे भाजपा की तरफ से मोदी हैं और तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल हैं और भाजपा की तरफ से मोदी है। तो मैं इसको एक और दूसरा शब्दों में कहता हूँ, भरोसे का मुकाबला गारंटी से। अब इसमें कौन भारी पड़ता है? जनता परीक्षण करेगी कि भरोसा ज़्यादा है या गारंटी की कीमत ज़्यादा है। दोनों में किसमें वजन ज़्यादा है, उसके बाद वो अपना वोट को डालेगी। छत्तीसगढ़ का चुनाव की हम सिर्फ बात करें तो क्या लगता है कितना सीट जीतते हुए दिखती है कांग्रेस या सरकार किसकी आती है? मतलब दावे तो दोनों तरफ। देखिए, कांग्रेस भाजपा दोनों दावे कर रही है। मतलब सीटों के बारे में किस पार्टी को कितनी सीट मिल जाएगी ये प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है। चुनाव अब काफ़ी ऐसे तरीके से लड़े जा रहे हैं जिसमें किसी के मतदाताओं के मन से अब बात निकालना संभव नहीं रह गया है। परंतु जो माहौल दिखा है, जहां तक मैं पहले भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और भूपेश बघेल का घोषणा पत्र, तो उसमें कर्ज माफी आपको भारी लगती है, उनके में नहीं है। गैस सिलेंडर के मामले में सबको ये दे रहे हैं। दूसरा, जो इनकी गृहलक्ष्मी योजना है सभी महिलाओं के लिए है, वो विवाहित, भाजपा की तरफ से विवाहित महिलाओं के लिए थी।
फ्री शिक्षा है इनका सब तरह से, पहली से लेकर आखिरी तक, चाहे किसी भी विभाग में जाओ आपको फ्री शिक्षा मिलेगी, फीस नहीं लगेगी सरकारी क्षेत्रों में। ये भी भाजपा के में नहीं है। तो इन मुद्दों के आधार पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट करने जा रही है। अब रायगढ़ लोकसभा में अब आते हैं अपन रायगढ़ लोकसभा पे। बड़ा कठिन सवाल में फंसा रहे हो बिना है। तो रायगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें हैं। रायगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कुनकुरी सीट पे तगड़ा मुकाबला है। राम पुकार सिंह वाली सीट पत्थलगांव में भी तगड़ा मुकाबला है, क्योंकि कुनकुरी में जहां भाजपा ने विष्णु साय को उतारा है, तो वहीं पत्थलगांव में वर्तमान सांसद रायगढ़ की जो गोमती साय है उनको उतारा है। रायगढ़ सीट में भी तगड़ा मुकाबला है। इन 3 सीटों को तो हम तगड़े मुकाबले में गिन सकते हैं। बाकी सीटें में एक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी है, पर हाई प्रोफाइल सीटें में वो नहीं आती हैं। ये 3 सीटों को मैं हाई प्रोफाइल मानता हूँ। तो अगर चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बात करें और पिछले चुनाव में जो वोट परसेंटेज आया है, क्योंकि काफ़ी अंतर आया है। 40,000 वोट से तो लालजी सिंह चुनाव जीते थे धर्मजयगढ़ में। इस प्रकार 10-10, 15-15% वोटों की मार्जिन से कांग्रेस चुनाव जीती है, तो उसका वोट कितना कम होगा। अगर भाजपा का वोट अपन बढ़ा भी देते हैं, हम 10% भी बढ़ा देते हैं भाजपा का वोट, तो भी मार्जिन बच जाती है कांग्रेस के पास। इसके बावजूद कि 8 सीटें रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस की जीतने की संभावना है और 2 सीटें खतरे में है। फंसी हुई है, मतलब में भी कांग्रेस भी जा सकती है, भाजपा में भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। पिछले बार 8-0 था यहाँ रायगढ़ लोकसभा का स्कोर। तो पिछले बार लहर था, पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी 15 साल के, बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही थी। इस बार ऐसा क्या हो गया कि 6-2 भी अगर हो जाए? ये इसका जो कारण रहेगा विधायकों का परफॉर्मेंस रहेगा। उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, किस प्रकार जनता से उनका जुड़ाव रहा, क्या उनकी जनता के बीच में छवि बनी, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हालांकि चुनाव कांग्रेस भूपेश बघेल के नाम से लड़ रही है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं 5-7% का फर्क तो ये पड़ जाता है। और कितनी एंटी इनकम्बेंसी आप मानोगे, वोटिंग परसेंटेज में आपको ऐसा बढ़ोतरी तो दिखाई नहीं दे रही, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र को लगा दो। ये माना जाता है कि भाई 5% अगर वोट बढ़ गए रहते, तो ऐसा किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे भी माने कि एंटी इनकम्बेंसी जारी है। तो इसलिए मैंने कहा वोटिंग पैटर्न सामान्य है। अब इसमें फ्लोटर वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका है। फ्लोटर वोटर का मतलब वो हम उस वोटर को मानते हैं, उस आम वोटर को मानते हैं जो किसी भी पार्टी का प्रतिबद्ध वोटर नहीं है। वो क्या सोचता है, वो निश्चित है अपने नफे नुकसान का आकलन करके ही वोट डालेगा। तो उसको जिसमें नफा दिखाई देगा उसको वोट डालेगा, जिसमें नुकसान दिखाई देगा कम वोट डालेगा उसको। एक बार एक चीज और इस बार देखने का है, जैसे पिछले बार 2018 में चुनाव हुए थे, तो बहुत सारे भक्ति गाने बजते थे भाजपा की तरफ से, हम राम को लाएंगे और घर घर भगवा फहराएंगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। और ये बात आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दी होगी, ये मध्य प्रदेश में भी दिखाई दी और राजस्थान में भी कम बेशी यही दिखाई दिया है कि हिंदुत्व वाली राजनीति की जो बात कर रहे हैं आप। राजस्थान में तो प्रधानमंत्री खुद कन्हैया लाल के वो एक मुद्दे की बात थी, सारी चीजें, परंतु छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2% तो अल्पसंख्यक है, बाकी 98% तो हिंदू जाति के ही लोग हैं। यहाँ क्या फायदा होता? तो हिमाचल में आप देख लो क्या परिणाम निकला, कर्नाटक में बजरंगबली को लाए थे, क्या परिणाम सामने आया। तो अब ये हिंदुत्व का जो आप बात कर रहे हैं, ये जीत की गारंटी नहीं है। जीत की गारंटी सिर्फ है कि आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। जनता अभी समझ गई है कि भावनाओं में नहीं बहने वाली, वो सरकार का और अपने प्रतिनिधि का परफॉर्मेंस देख रही है, उस आधार पे ही वोट डालेगी। ये आपको 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आपको साबित करेगा। जिस राज्यों में राज्य सरकारों ने अच्छा नतीजा दिया है, जन कल्याणकारी नीतियों को कायदे से लागू किया है, वहां पे देखिएगा सरकार रिटर्न करेगी। तो वैसे में तो जन कल्याणकारी सभी, सवाल है कि जनता उस पर कितना पतिया रही है। छत्तीसगढ़ वाली भाषा में बात करूँ, विश्वास करने की भी तो बात है ना। जनता किस पे भरोसा करती है, किस पे विश्वास करती है। जनता को इससे डायरेक्ट बेनिफिट अगर सीधे मिला है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो विरोधी दल को परेशानी होने से तो जनता प्रभावित नहीं होती ना। धन्यवाद। तो ये थे अनिल पांडे जी, जिन्होंने बहुत बेवाक तरीके से और मेरे समझ से
दर्शकों को भी समझ में आने लायक इन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया है सामान्य भाषा में। तो 3 तारीख तक इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या राजनीतिक परिदृश्य उभरता है। लेकिन ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण के आधार पे भी उन परिणामों का विश्लेषण दर्शक करें और समझने की कोशिश करें कि पूरा जो खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।